नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुनझुन एजुकेशन पर। मैं आपका अपना भाई नितेश तिवारी। मित्रों, आज पर इस वीडियो में बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर है, उसका भाई बीए सेकंड सेमेस्टर जो इकोनॉमिक्स के पेपर लगता है, इंडियन इकोनॉमी जो पेपर का नाम है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और प्रत्येक बात को सुनना। अगर आपने ये क्लास देख ली ना, तो मैं आपको वादा कर सकता हूं कि आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस भी इसमें है और उत्तर भी इसमें है। तो प्रश्न और उत्तर दोनों चीज लेके आया हूं, तो हर एक चीज को समझना और पूरी वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देख लोगे ना, तो ये पेपर आपको अच्छा नंबर दिला जाएगा और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा आराम से। क्यों, मैंने सारे क्वेश्चंस को जो अच्छे एग्जाम में छपने वाले हुबहू ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में सेम टू सेम छपेंगे और उनके आंसर में लेके आए, तो वीडियो अंत तक बने रहना। और पहली बार देखो, अगर झुनझुन एजुकेशन देख रहे हो तो सारा विद्यार्थी तुरंत प्रभाव से चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली क्लास आपको जल्दी मिल जाए। सारे विद्यार्थियों को झुनझुन एजुकेशन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और इंस्टाग्राम में झुनझुन एजुकेशन, इन दोनों को फॉलो कर लेना है। टेलीग्राम को ज्वाइन करके इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों की, तो आप वहां से ज्वाइन भी कर सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो। और देखो, सारे लोग है ना, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जैसे मैं अगली क्लास अपलोड करता हूं, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूंगा, आपको पता चल जाएगा भाई कि अगला पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अपलोड हो गए झुनझुन एजुकेशन पे। इसलिए सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 यूनिट है, तीनों के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो बताऊंगा और उनके उत्तर है उनकी भी चर्चा में साथ में करेंगे। भाई, पहली जो है यूनिट, उसका नाम भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें से कौन कौन सी क्वेश्चन बढ़ने वो बताऊंगा और उनके उत्तर भी साथ साथ लिखना आप लोग, ठीक है ना। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसकी प्रमुख आर्थिक विशेषताएं कौन सी थी। जब अपना देश आजाद होता है, तो उस टाइम जो इंडियन जो आपकी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं, वो क्या हैं। डिस्कस द मेजर इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द इवन ऑफ इंडिपेंडेंस। जब देश आजाद होता है, तो उस टाइम अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी, उसकी विशेषताएं क्या है, वो आपको बतानी है। तो उसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे अपन, देखो। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत पिछड़ी हुई थी। सही बात है भाई। जो देश कभी गुलाम था वो आजाद होगा, तो उस टाइम तो अर्थव्यवस्था बिगड़ी मिलेगी ना आपको। लगभग 2 शताब्दियों की औपनिवेशिक शासन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था का विकास भारतीय आवश्यकता के अनुसार नहीं हुआ था। जो अपन को आवश्यकता थी वो नहीं होगा भाई, क्योंकि हमें पता था देश आजाद नहीं था पहले, तो दूसरों के गुलाम था। तो वो तो अपनी अर्थव्यवस्था का ध्यान रखेंगे ना, देश का ध्यान क्यों रखेंगे। इसकी प्रमुख विशेषता जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ये थी भाई। अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। जब अपना देश आजाद हुआ था तो नौकरी वगैरह नहीं थी। अधिकतर जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर थी, लेकिन कृषि की उत्पादकता बहुत कम थी। मानना कि भाई लोग के कृषि करना चाहते थे, लेकिन उत्पादन कम होता था। औद्योगिक पिछड़ापन था। आधुनिक एवं बड़े उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ था। मतलब उस टाइम इतने उद्योग नहीं थे। भारत मुख्यतः कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयात करता था। मतलब बना बनाया तो माल लेके आता था और अपन यहाँ से कच्चा माल ही बेचते थे दूसरे देशों में। यहाँ से ऐसी सुविधा नहीं थी कि जिसमें भाई अपन माल को बनाकर बेच दें, क्योंकि औद्योगिक पिछड़ापन था। गरीबी और बेरोजगारी। बड़ी संख्या में लोग गरीबी में जीवन व्यतीत करते थे और रोजगार के अवसर सीमित थे। इनका आपको बड़ा वर्णन करना है, मैं ये बिंदु बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। आप इन चीजों को देखोगे ना, इनके बारे में लिखना अच्छी तरीके से। प्रति व्यक्ति आय कम थी। देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, सबको पता है भाई। उस टाइम आय कम थी। जीवन स्तर निम्न था। पूंजी निर्माण की कमी। बचत और निवेश की दर कम होने के कारण पूंजी निर्माण भी धीरा था। मतलब पैसे धीरे जमा होते थे। अविकसित आधारभूत संरचना। परिवहन, बिजली, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा पर्याप्त विकसित नहीं थे। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो परिवहन साधन भी थे, गाड़ी वगैरह नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, सिंचाई भी नहीं थी, सबको शिक्षा भी नहीं दी जाती थी, समान अधिकार भी नहीं थे, तो ये सुविधाएं अपर्याप्त थी। विदेशी व्यापार की औपनिवेशिक प्रकृति थी। भारत से मुख्य रूप से कच्चे माल का निर्यात होता था और ब्रिटेन से अपन लोग बड़ी बड़ी चीज मंगवाते थे। निष्कर्ष निकलता है इस प्रकार, स्वतंत्रता के समय भारत में गरीबी, बेरोजगारी, कृषि और औद्योगिक पिछड़ेपन जैसी गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा भाई। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक नियोजन के माध्यम से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया है और किया भी जा रहा है। अब भी गरीबी दूर करने में लोग लगे हुए हैं, अलग अलग नियम कानून बने हुए हैं,
और सब आर्थिक स्थिति पे ध्यान दे रहे हैं। तो देखो, अगर गरीबी वाला क्वेश्चन आ जाए ना कि आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी, तो गरीबी, बेरोजगारी, कृषि, औद्योगिक पिछड़ापन, ये बिंदु आप लिख देना चारों और इनका वर्णन कर देना। किसमें? स्वतंत्रता के समय आर्थिक स्थिति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र हैं, ये उन क्षेत्रों तथा आय और रोजगार में उनका योगदान समझाइए। एक्सप्लेन द डिफरेंट सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। भारतीय जो अर्थव्यवस्था क्षेत्र है उनका आपको वर्णन करना है और आय तथा रोजगार है उनमें उनका योगदान आपको बताना है। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में छपने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य कितने क्षेत्र हैं? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है? जिसमें कृषि आ जाता है, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन आदि आते हैं। भारत में ग्रामीण जनसंख्या के लिए कृषि रोजगार महत्वपूर्ण साधन है भाई। गांव में कृषि ही मुख्य साधन है, महत्वपूर्ण। ये उद्योगों और कच्चा माल उपलब्ध कराती है। द्वितीय क्षेत्र कौन से हैं? इसमें विनिर्माण आ जाता है, निर्माण आ जाता है, बिजली, गैस, जल आपूर्ति आदि शामिल हैं। ये क्षेत्र कच्चे माल को तैयार वस्तु में परिवर्तित करता है। कच्चा माल है ना, उसको तैयार वस्तु में परिवर्तित करने वाला कौन सा होता है? द्वितीय क्षेत्र। और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तृतीयक की बात करेंगे, इसमें फिर वो चीजें बेचना खरीदना चालू हो जाती हैं। व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, अन्य सेवा शामिल है। जो आज के समय में शामिल है उसको अपन तृतीय क्षेत्र बोलेंगे। आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र का महत्व काफी बढ़ गया है। आय में योगदान क्या है? इन तीनों क्षेत्रों का उत्पादन देश की कुल आय अथवा जीडीपी में योगदान करता है। जैसे रोजगार में योगदान, कृषि अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती है, सही बात है भाई। जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र गैर कृषि रोजगार की प्रमुख स्रोत है। निष्कर्ष, तीनों क्षेत्रों का संतुलित विकास भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत और टिकाऊ प्रगति के लिए आवश्यक है। 101% आने वाला क्वेश्चन, 100% नहीं 101% आएगा, छपेगा एग्जाम में, लिख लेना इसको। जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? भारत की आर्थिक वृद्धि दर एवं अन्य प्रमुख आर्थिक संकेतकों की व्याख्या कीजिए। जीडीपी वाला क्वेश्चन ये मान लेना एग्जाम में छप गया है। जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी? एक्सप्लेन द ग्रोथ रेट एंड अदर बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले बात करेंगे जीडीपी। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है। किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि, सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। कि एक वर्ष में कितनी वस्तुएं उत्पादन की, उनका मूल्य किस प्रकार से निकला, उसको अपन जीडीपी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी देश की आर्थिक गतिविधियों और उत्पादन के स्तर को समझने के प्रमुख संकेतक हैं। जैसे आर्थिक वृद्धि दर, किसी अवधि में वास्तविक जीडीपी में होने वाली प्रतिशत जो है वृद्धि को आर्थिक वृद्धि दर कहा जाता है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था का उत्पादन किस गति से बढ़ रहा है। अगर जीडीपी बढ़िया होगी, कम होगी, वो सारी चीजें इसमें जो आपकी आर्थिक वृद्धि दर उसको भी समझने में सहायक होती हैं। प्रमुख आर्थिक संकेतक कौन से हैं? जीडीपी, देश में कुल उत्पादन का माप, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। प्रति व्यक्ति आय, कुल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय। जो भाई कुल आय कितनी है राष्ट्रीय आय, और उसमें जनसंख्या कितनी है उसका भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। कुल आय में सभी व्यक्तियों का भाग देंगे तो पता चल जाएगा इतने औसत, इतना भाई इतने व्यक्ति की आय है। मुद्रास्फीति दर, सामान्य कीमतों के स्तर में वृद्धि करना। बेरोजगारी दर, श्रम करने योग्य एवं इच्छुक लोगों में रोजगार प्राप्त करने वालों का अनुपात, कि भाई काम कर सके लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय जो घाटा है, सरकार के कुल व्यय और उसकी प्राप्तियों के बीच का अंतर, उधार को छोड़ना है भाई राजकोषीय में घाटा में। व्यापार संतुलन, वस्तुओं के निर्यात और आयात के मूल्य का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। इस प्रकार से ये है मुख्य रूप से संकेतक। इन संकेतों की सहायता से सरकार आर्थिक स्थिति का आकलन करती है और आर्थिक नीतियां बनाती है। अगला है राष्ट्रीय ऋण एवं व्यापार संतुलन की अवधारणा समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऋण एवं व्यापार संतुलन की अवधारणा समझाइए। मैं फिर से कह रहा हूं, यह क्लास देखने के बाद आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब रख लीजिए। सब्सक्राइब करो सारे लोग। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेशनल डेब्ट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। राष्ट्रीय ऋण क्या है? जब सरकार अपने खर्चों को पूर्ण करने के लिए देश के अंदर या विदेशों से उधार लेती है
उस उधार की कुल राशि को राष्ट्रीय ऋण कहा जाता है। कि भाई देश चलाने के लिए कर्जा लेना, उसके ऊपर राष्ट्रीय ऋण कहते हैं। ये आंतरिक तथा बाह्य दोनों हो सकता है। प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे सरकारी प्रतिभूतियों से उधार लेता है, बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, जैसे फाइनेंस कंपनी उनसे उधार ले सकता है, विदेशी संस्थाओं से ऋण ले सकता है। इसका महत्व क्या है? ऋण का उपयोग विकास कार्यों, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक संकट के समय किया जा सकता है। लेकिन अत्यधिक ऋण से ब्याज का बोझ बढ़ सकता है। व्यापार संतुलन, किसी देश के वस्तुओं के निर्यात और वस्तुओं के आयात के मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। अच्छा पॉइंट बनता है। छोटा वाला क्वेश्चन आ सकता है आपका अतिलोगात्मक, कि व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? तो आप कहोगे कि किसी भी देश की जो वस्तुओं की निर्यात यानी बेचा गया है और आयात है, उन दोनों का अंतर। जब देखो, जब निर्यात ज्यादा हो आयात से, मतलब खरीदना कम हो दूसरे देशों से, बेचना ज्यादा हो, तो व्यापार अधिशेष होगा। और जब खरीदेंगे ज्यादा और बेचेंगे कम, तो व्यापार घाटा। जब निर्यात बराबर आयात होता है तो व्यापार संतुलन। निर्यात और आयात दोनों बराबर होते हैं, जितना ही बेच रहा है जितना ही खरीद रहा है, तो उसको अपन व्यापार संतुलन बोलेंगे। राष्ट्रीय ऋण सरकार की वित्तीय स्थिति से संबंधित है, जबकि व्यापार संतुलन देश की विदेशी वस्तु व्यापार की स्थिति को दर्शाता है। राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति की विवेचना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। मौद्रिक नीति इज वेरी मोस्ट। मॉनेटरी पॉलिसी एंड जो फिस्कल पॉलिसी है उनके बारे में पूछा आपसे, कि जो इंडिया की फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसका वर्णन आपको करना है। राजकोषीय नीति किसको बोलते हैं? सरकार द्वारा कराधान, सरकारी व्यय और सार्वजनिक ऋण के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की नीति राजकोषीय नीति कहलाती है। मित्रों, कौन सी नीति? कि सरकार द्वारा कराधान, सरकारी व्यय और सार्वजनिक ऋण के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की नीति। इसके उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, आय एवं संपत्ति की असमानता उसको कम करना, जो कीमतें ऊपर नीचे होती हैं उनकी स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण बढ़ाना। अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मौद्रिक नीति क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, 100% आ सकता है एग्जाम में इकोनॉमिक्स में आपके, कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। इसके बारे में पढ़िएगा, अच्छी तरीके से विस्तार से पढ़ना। पॉइंट मैं बता रहा हूं, इनका वर्णन आप लोग देखना अच्छे से। मुद्रा की मात्रा, ब्याज दर, ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित करने की नीति मौद्रिक नीति कहलाती है। कि भाई मुद्रा की मात्रा, कई बार कहते हैं ना डॉलर बढ़ गया, उसको कंट्रोल करना, ब्याज दर कंट्रोल, ऋण कंट्रोल करने की नीति। और भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? आरबीआई करता है भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके प्रमुख उपकरण क्या है? जैसे रेपो रेट, इनकी परिभाषा देखना। रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट क्या है? कितने प्रतिशत है इंडिया में, ये आपको देखना है। सीआरआर क्या है? नगद आरक्षित अनुपात क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? एसआरआर क्या है? खुले बाजार क्रिया क्या है? इनके बारे में आपको पढ़ना है। निष्कर्ष क्या निकलता है? राजकोषीय नीति सरकार द्वारा और मौद्रिक नीति मुख्य रूप से आरबीआई द्वारा संचालित होती है। दोनों का उद्देश्य सेम है, आर्थिक विकास करना, रोजगार तथा मूल्य स्थिरता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 2। एक यूनिट कंप्लीट हो गई, सारे विद्यार्थी शेयर कर दीजिए जितने भी लोग जुड़े हुए हो। एक यूनिट कंप्लीट हो गए मित्रों, मैं फिर से कह रहा हूं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप तो ये क्लास 2-3 बार देखो, सब खल्लास हो जाएगा, ठीक है ना। जो बता रहा हूं उसको लिख लेना। यूनिट 2 है आर्थिक नियोजन एवं आर्थिक सुधार। इसे पहला क्वेश्चन मानता है, नीति आयोग तक भारत में आर्थिक नियोजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझाइए। एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया अप टू नीति आयोग। अब आपको क्वेश्चन बताओ क्या बनेगा। ये नीति आयोग जो है ना, इसको अलग से देखना आप लोग, कि नीति आयोग क्या, विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन अलग से पढ़ के जाना। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ये पढ़ना। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में पूछे तो आपको नीति आयोग का अध्यक्ष बताना है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग का जो भी अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो ये क्वेश्चन आप अलग से पढ़ लेना, नीति आयोग क्या, विस्तार से वर्णन पढ़ना इसका, नीति आयोग की कार्य क्या है, क्योंकि नीति आयोग अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तो मैंने ये बताया नीति आयोग क्या है समझाइए, अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। भारत में आर्थिक नियोजन का विचार स्वतंत्रता से पहले विकसित हो गया था। स्वतंत्रता के बाद देश के आर्थिक विकास के लिए नियोजन को अपनाया गया। इसके मुख्य चरण थे राष्ट्रीय योजना समिति 1938 1938,
राष्ट्रीय योजना समिति थी। जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य भारत में आर्थिक विकास की योजना को तैयार करना था। ये पॉइंट को कंपटीशन पूछ सकता है आपको कि राष्ट्रीय योजना नीति थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी की में। बॉम्बे प्लान 1944 1944। बॉम्बे प्लान कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने औद्योगिक विकास और आर्थिक नियोजन के लिए योजना प्रस्तुत की, उसको बोलते हैं अपन बॉम्बे प्लान। योजना आयोग स्वतंत्रता के बाद 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यक्रम चलाए गए। योजना आयोग का नाम ही आगे जाके नीति आयोग हो गया था। पंचवर्षीय योजनाएं, इनका उद्देश्य आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, गरीबी उन्मूलन और रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। नीति आयोग 2015 में हुआ स्थापना हुई इसकी। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर, मैंने बताया था ना, योजना आयोग का नाम ही नीति आयोग हो गया था। नीति आयोग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य सहकारी, संघवाद, नीति निर्माण और राज्यों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। निष्कर्ष क्या निकला? भारत में आर्थिक नियोजन ने समय के साथ अपना स्वरूप बदला और योजना आयोग से नीति आयोग तक यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। सीधी सी बात है, आर्थिक नियोजन होता क्या है ये देखना, बात खत्म। कि भाई इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, ये आपको देखना है इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य मित्रों, उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। मान लो अपने पास कोई चीज उपलब्ध है, कोई संसाधन उपलब्ध है, तो उसका सुनियोजित प्रबंधन करना है। जितना काम में लेना, जितना आपको चाहिए, ऐसे नहीं कि व्यर्थ में मारना। उसको उचित उपयोग करके आर्थिक और जो सामाजिक विकास, इकोनॉमिक एंड जो सोशल डेवलपमेंट है, उसको अपन को इंक्रीज करना, बढ़ाना है। इसके उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय और उत्पादन में वृद्धि करना, गरीबी उन्मूलन, इनका वर्णन करना बड़ा बड़ा आपको। गरीब वर्ग की आय और जीवन स्तर में सुधार करना भी इसका उद्देश्य है। रोजगार, बेरोजगारी कम करके रोजगार का अवसर बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। आत्मनिर्भरता, विदेशी निर्भरता को कम करना भी इसका उद्देश्य है। कि अपनी चीज बनाओ, अपने देश से खरीदो, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर भारत चल रहा है ना मिशन, उसमें बढ़ावा देना चाहिए भाई हमको। औद्योगिकरण, आधुनिक औद्योगिक का विकास करना। कृषि विकास, कृषि उत्पादक तथा उत्पादकता है उसको बढ़ाना। क्षेत्रीय संतुलन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना। आय की असमानता कम करना और आय सब में समानता करना। संसाधन और आय का अधिक न्यायपूर्ण वितरण करना। मूल्य स्थिरता, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास, आर्थिक अस्थिरता है उसको नियंत्रित करना मूल्य स्थिरता कहलाता है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है साथियों? भारत में आर्थिक नियोजन केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक न्याय, समावेशी विकास भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 की नई आर्थिक नीति क्या है? इसके उद्देश्य, प्रमुख विशेषताएं बतानी है आपको। एक्सप्लेन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेन फीचर्स। शानदार क्वेश्चन है। 1991 की आर्थिक नीति। 1991 में भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति कमजोर थी, भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई थी। इन परिस्थितियों में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई। नई आर्थिक नीति के प्रमुख आधार उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण थे। उदारीकरण जैसे सरकारी नियंत्रण थे, लाइसेंस और प्रतिबंधों को कम करके निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता देना। निजीकरण, सरकारी क्षेत्र की भूमिका को सीमित करते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से अधिक जोड़ना और विदेशी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। प्रमुख उद्देश्य, आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था कि भाई जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज जल्दी जल्दी किया जाना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना कि विदेशों का निवेश भी अपने देश में होना चाहिए, ऐसी अपनी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। भारतीय उद्योगों का अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की योग्य बनाना कि भारत में ऐसे उद्योग होना चाहिए जो विदेशों की टक्कर ले सके। भुगतान संतुलन की स्थिति सुधारना, इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? औद्योगिक लाइसेंस में कमी, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में परिवर्तन, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, व्यापार नीति में सुधार और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, यह इसकी विशेषताएं थी। वही बात है भाई, 1991 की जो आर्थिक नीति है ना, ये आपको पढ़ लेना है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव क्या पड़ा वो क्वेश्चन है। मतलब सीधी सी बात है, 1991 की नीति आपको याद करनी है। 100% नहीं, 101% आ सकती है ये।
1991 की नई आर्थिक नीति का वर्णन आपको करना ही पड़ेगा। 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना और कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। औद्योगिक क्षेत्र पर प्रभाव, लाइसेंस व्यवस्था में कमी आई, निजी निवेश बढ़ा और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी भाई। सेवा क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा, जैसे बैंकिंग है, दूरसंचार, मोबाइल है, सूचना प्रौद्योगिकी है, वित्तीय सेवाएं हैं, अन्य क्षेत्र है, वो तेजी से विकास हुआ। कृषि क्षेत्र में जैसे बाजार है, देखो जब विकास होता है चीज का, तो कृषि क्षेत्र में जो बाजार और व्यापार उसके अवसर बढ़ जाते हैं। लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा और कीमतों उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियां सामने आई। विदेशी व्यापार प्रभाव, आयात निर्यात संबंधी प्रतिबंधों में कमी आई। भारत का विश्व जो अर्थव्यवस्था उसके साथ एकीकरण बढ़ा। विदेशी निवेश, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अवसर बढ़े। जब अपन कुछ करेंगे, अपने देश में उद्योग बढ़ेंगे, तो फिर विदेश के लोग भी क्या अपने देश में निवेश करना चाहेंगे। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, आर्थिक वृद्धि, प्रतिस्पर्धा, तकनीकी विकास और सेवा क्षेत्र के विस्तार को गति मिली। चुनौतियां क्या क्या आई, इनका वर्णन करना आपको। चुनौती लिखने की क्षेत्रीय समानता, क्षेत्रीय असमानता, अलग अलग जो क्षेत्र थे, जैसे बैंकिंग था, सेवा सूचना थे, उसमें अलग अलग असमानता आई। रोजगार की गुणवत्ता, छोटे उद्योगों पर प्रतिस्पर्धात्मक जो दबाव था वो पड़ा। आय असमानता जैसी समस्याएं भी सामने आई। अगला क्वेश्चन है 101% लिख लो। मनरेगा, एनआरएलएम, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को हाल ही में विकासात्मक पहलों की रूप समझाइए। इसमें मनरेगा है ना, ये वेरी मोस्ट है, इसको आप लोग लिख लेना अलग से ही कि मनरेगा क्या है, विस्तार से समझाइए। मनरेगा के बारे में बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है मनरेगा के बारे में। इसके मन में आता तब ये मनरेगा के बारे में पूछ लेता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण परिवारों के जो वयस्क सदस्यों की मांग के आधार पर मजदूरी, रोजगार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण में सहायता करता है। इसका विस्तार से वर्णन आप लोग देख लेना भाई, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। एनआरएलएम क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण जो गरीब परिवार हैं उनकी आजीविका में सुधार करना है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाता है। जैसे आजकल महिलाएं काम कर रही हैं, पंचायत में ड्यूटी लग रही है, स्वयं सहायता समूह के अंदर वो इसमें आता है। मेक इन इंडिया, इस पहल का उद्देश्य भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना है, क्योंकि भारत में ज्यादा चीज बनाई जानी चाहिए, निवेश आकर्षित करना और रोजगार उत्पादन के अवसर बढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया, इसका उद्देश्य नए उद्यमों, नवाचारों को प्रोत्साहित करना और स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना। निष्कर्ष क्या निकलता है, इन पहलों का उद्देश्य रोजगार, कौशल, उद्यमिता, ग्रामीण आजीविका और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करना है। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लास्ट यूनिट आ रही है, सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ये नंबर लिख लेना 9521222478। इस नंबर पे आप अपना नाम, खुद का नाम, एमडीएसयू और आपका जिला कौन सा लगता है, ये 3 चीजें भेज देना, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सारे विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट ऐड हो जाइए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका महत्व बताइए। 100% छपने वाला क्वेश्चन है ये, 100% छपने वाला क्वेश्चन है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर की क्या रोल है, एग्रीकल्चर का रोल है क्या, इसका महत्व है, कृषि क्या भूमिका है, क्या इसका महत्व बताना आपको। एक्सप्लेन द रोल एंड इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। गजब क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चाहे कुछ भी लिखो, धुआंधार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, ये लिख लो, इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना, क्वेश्चन आएगा। भारत में कृषि का आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि केवल खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं कराती बल्कि अनेक उद्योगों को कच्चा माल भी देती है। कृषि की प्रमुख भूमिका क्या है, खाद्य सुरक्षा, देश की जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना, मतलब गेहूं वगैरह खाते हैं लोग, चावल वगैरह, तो वो कृषि के माध्यम से होता है। रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग रोजगार उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ मजदूर आते हैं ना लावणी वगैरह करने के लिए, तो उनकी बात कर रहा है। कच्चा माल, कपड़ा, चीनी, खाद्य प्रसंस्करण आदि उद्योगों का कच्चा माल भी कृषि देता है। बाजार, ग्रामीण आय बढ़ने से औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ती है। विदेशी व्यापार, चाय, कॉफी, मसाले, चावल आदि कृषि उत्पादों को निर्यात किया जाता है। ये कृषि क्या है, कृषि के माध्यम से तो उगते हैं चाय, इस प्रकार से चावल,
ग्रामीण विकास, कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर को प्रभावित करती है। आर्थिक विकास, कृषि की उत्पादकता बढ़ने से राष्ट्रीय और समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा भाई, सही बात है। निष्कर्ष क्या निकलता है? औद्योगिकीकरण और सेवा क्षेत्र के विकास के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि की नीतियां एवं प्रदर्शन तथा जीडीपी में कृषि के बदलते हिस्से की विवेचना करनी है। डिस्कस द policies and performance of agriculture in India and the changing share of agriculture in GDP। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अनेक नीतियां अपनाई। इसमें से प्रमुख नीतियां थी भूमि सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग। इनका वर्णन कर देना, पॉइंट बता रहा हूँ। कृषि ऋण की सुविधा, जो बिंदु मैं बताऊं वही लिखना है, फालतू बकवास मत लिखना, फिर से कर रहा हूँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी व्यवस्था थी वो लागू की। कृषि अनुसंधान और तकनीक विकास लागू किए। किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता दी गई। हरित क्रांति, अलग से क्वेश्चन पूछेगा, हरित क्रांति क्या है, अलग से पूछेगा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है 100%। अलग से क्वेश्चन पूछेगा कि हरित क्रांति का विस्तार समझाइए। 1960 के दशक में उच्च उपज वाले बीज, सिंचाई, उर्वरक और आधुनिक तकनीक के प्रयोग से गेहूं और चावल के उत्पादक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जीडीपी में कृषि का हिस्सा, आर्थिक विकास के साथ जीडीपी में कृषि के हिस्से का अनुपात दीर्घकाल घटा है, क्योंकि उद्योगों और सेवा क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। लेकिन कृषि का रोजगार, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्व अभी भी बहुत बड़ा है भाई, बहुत अधिक है। समस्या क्या क्या है भाई? छोटी जोतें, मानसून पर निर्भरता, सिंचाई की कमी, कृषि विपणन की समस्या और लागत की प्रमुख जो वृद्धि है वो प्रमुख चुनौतियां बन गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भूमिका समझाइए तथा जीडीपी में उद्योगों के बदलते हिस्से की विवेचना कीजिए। ये जीडीपी वाला क्वेश्चन 100% नहीं 101% है। जीडीपी क्या है? जीडीपी पहले बता चुका हूं, ये क्वेश्चन लिख लेना भाई, प्रत्येक यूनिट में आ रहा है, ये आएगा 100%। इसके ऊपर आपको 1 से 1.5 पेज याद करना है कि जीडीपी क्या है। जीडीपी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना। भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग की भूमिका क्या है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडस्ट्री इन द इंडियन इकोनॉमी एंड डिस्कस द चेंजिंग शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन जीडीपी। औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। उद्योग का प्रमुख भूमिका क्या है? बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना, कृषि को मशीनें, उर्वरक एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। कृषि के लिए मशीनें, उर्वरक एवं अन्य आवश्यक चीजें वो कहाँ बनेंगी? उद्योग में बनेंगी, इंडस्ट्री में बनेंगी, तो वो उपलब्ध कराना भी उद्योग काम है। कृषि उत्पादों को बाजार एवं प्रसंस्करण सुविधा देना, राष्ट्रीय आय में योगदान बढ़ाना, निर्यात को बढ़ाना, तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करना, आधारभूत संरचना विकास में सहायता करना। जीडीपी में क्या हिस्सा है उद्योग का? आर्थिक विकास के साथ औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण का विस्तार हुआ है। हालांकि भारत में उद्योग का योगदान कई विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में कम रहा है, अपेक्षाकृत सीमित रहा है, मतलब कम रहा है। सेवा क्षेत्र का विस्तार अधिक तेजी से हुआ है। औद्योगिक समस्याएं, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन, ऊर्जा एवं आधारभूत संरचनाओं की समस्या, प्रतिस्पर्धा और छोटे उद्योगों के लिए वित्त की कमी प्रमुख समस्या रही है भारत में। निष्कर्ष क्या निकलता है? भारत को रोजगार और उत्पादन बढ़ाने के लिए मजबूत एवं प्रतिस्पर्धी औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई क्या है? इसकी संरचना, महत्वपूर्ण एवं प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। लिखो भाई 101% एग्जाम में। एमएसएमई से छोटा क्वेश्चन तो पक्का है, बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। छोटा क्वेश्चन तो 100% है। एमएसएमई क्या है? What is MSME? Explain its composition, importance and major problems। MSME का पूरा नाम बहुत बार पूछता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, अर्थात सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम है, ये उद्योग है। ये उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार और उद्यमिता के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एमएसएमई का महत्व क्या है? कि भाई रोजगार उत्पन्न करना, स्थानीय जो संसाधन उनका उपयोग करना, छोटे जो उद्यमी है, छोटे जो उद्योग हैं, नॉर्मल जो काम करते रेडी वेडी, उनको व्यवसायिक अवसर प्रदान करना, ग्रामीण पिछड़े जो क्षेत्र उनका विकास में सहायता करना, बड़े उद्योगों को सहायक वस्तुएं उपलब्ध कराना,
निर्यात में योगदान करना, उद्यमिता में नवाचार को बढ़ावा देना, ये सारी चीज में आती है। प्रमुख समस्याएं क्या है भाई? पर्याप्त वित्त की कमी, पैसा ही पैसा होगा तो पैसे की समस्या होगी ना। आधुनिक तकनीक का अभाव हो जाएगा, विपणन संबंधी कठिनाई आती हैं, कच्चे माल की कीमतें वृद्धि हो जाती है, बड़ी कंपनियों से किस प्रकार से लड़ेंगे, कंपटीशन करेंगे, उसकी भी समस्या आपके सामने देखने को मिलती है भाई। आधारभूत सुविधाओं की कमी होती है, इसमें कुशल श्रमिकों की कमी होती है, तो वो भी समस्या आपको देखने को मिलती है। एमएसएमई क्षेत्रें रोजगार और समावेश विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उचित वित्त, तकनीक, बाजार और प्रशिक्षण मिलने पर इसकी क्षमता और बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, लास्ट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। भारत में विदेशी व्यापार की संरचना, दिशा में महत्व समझाइए, साथ ही विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य एवं प्रमुख विशेषताएं समझाइए। सीधा पूछेगा भारत की विदेश नीति समझाओ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। सीधा पूछ सकता है भारत की विदेश नीति बताइए। एक्सप्लेन इंडिया फॉरेन ट्रेड, इट्स कंपोजिशन, डायरेक्शन एंड इंपोर्टेंस, आल्सो डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। भारतीय विदेश नीति, सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। विदेश व्यापार का अर्थ किसी देश द्वारा अन्य देशों के साथ वस्तुओं सेवाओं को आयात निर्यात करना है। भारतीय आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। विदेशी व्यापार की संरचना किस प्रकार से भारत की? भारत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का निर्यात और आयात करता है। निर्यात में इंजीनियरिंग उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन, वस्त्र, कृषि उत्पाद, विभिन्न सेवाएं महत्वपूर्ण है। आयात में कच्चा माल भी हो सकता है, कच्चा तेल भी हो सकता है, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, सोना, अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। विदेशी व्यापार की दिशा, भारत का व्यापार अनेक देशों और क्षेत्रों के साथ होता है। प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में अमेरिका, यूरोप, चीन है, चाइना जिसको अपन बोलते हैं, खाड़ी क्षेत्र और अन्य एशियाई क्षेत्र शामिल हैं। महत्व क्या है भाई विदेशी व्यापार का? कि विदेशी व्यापार करेंगे तो उससे विदेशी मुद्रा अपन को अर्जित होगी। आवश्यक वस्तु, जो हमारे पास वस्तु ज्यादा है उनका जो अपन को चाहिए वो चीज अपन आयात कर सकते हैं, और जो नहीं चाहिए उनको बेच सकते हैं। घरेलू उद्योग हैं, अपने जो देश के उद्योग हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना, रोजगार उत्पादन बढ़ाना, नई तकनीक प्राप्त करना, आर्थिक विकास को गति देना। और विदेशी व्यापार नीति उसकी मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसको सरल बनाना। इनका वर्णन करना आपको, सीधा ऐसे मत छाप देना। जैसे भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसको सरल बना सकते हैं अपन, भारतीय उत्पादन की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, विदेशी मुद्राएं उसके आय वृद्धि करना, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं भाई, सही बात है। व्यापारिक प्रक्रियाओं को आसान बढ़ाना। निष्कर्ष क्या निकलता है? विदेशी व्यापार भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था जोड़ता है और उत्पादन, रोजगार और विदेशी मुद्रा तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको बीए सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन करवा दिए जो अच्छे हैं। इस क्लास को 2 या 3 बार रिपीट करना, मेरी गारंटी है एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इनको पढ़ लोगे ना तो आपको सीरीज वगैरह कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सिर्फ इन क्वेश्चन को रट लेना। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यह वीडियो सभी दोस्तों को शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो। धन्यवाद साथियों।